मैंने सोने का प्राइस पूछा तुमसे। सोना खरीदना मेरे लिए रात में सोने जितना आसान काम है। आई एम सॉरी मैम। क्या सॉरी? तुम्हें पता नहीं है मेरी बहू तुम्हें सोने में तोल सकती है। तभी ज्वेलरी शॉप ओनर आता है। अरे शारदा जी, क्या हो गया? आप नाराज क्यों हो रही हैं? अरे राजू, मैडम और मैडम की बहू के लिए जरा ठंडा शरबत ला। जी मालिक, अभी लाता हूँ। मैं अपनी बहू के साथ यहाँ सोना खरीदने आई हूँ। मेरी बहू को एक सोने की नेकलेस पसंद आई है और ये लड़की उसे सोने के दाम और डिस्काउंट बताने लगी। सोने के दाम 2 गुना बढ़ जाए या 10 गुना बढ़ जाए, मैंने आज तक कभी दाम पूछकर सोना नहीं लिया है। अपनी सेल्स गर्ल्स को मेरे बारे में बता दीजिए। मिताली की बात सुनकर सुनार सेल्स गर्ल से, अरे बेवकूफ लड़की, जब उन्होंने तुमसे सोने के दाम नहीं पूछे तो तुम्हें क्या जरूरत है दाम और डिस्काउंट बताने की? तुम्हें पता नहीं मिताली जी शारदा जी की बड़ी बहू और शहर के सबसे बड़े बिल्डर की बेटी हैं। माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था। अच्छा ठीक है, अब तो मुंह मत लटकाओ। मुझे एक अच्छी सी सोने की ब्रेसलेट दिखाओ, 24 कैरेट। सेल्स गर्ल सोने के ब्रेसलेट निकालती है। मुझे ये कर्व चेन वाली ब्रेसलेट पसंद है, इसे पैक कर दो। और मैंने जो सोने का हार और कमरबंद लिया है उसे भी पैक कर दो। पेमेंट मैंने पहले ही कर दी है। जी मैम। मम्मी जी, गाड़ी मंगवाइए। मिताली देखती है शारदा एक टक शोरूम में लगे एक नौलखा हार और एक सोने के नेकलेस सेट को देख रही होती है। क्या हुआ मम्मी जी, जल्दी चलिए। मिताली बहू जरा उस सोने के नौलखे हार को तो देख, कितना सुंदर लग रहा है। और उसके बगल में रखे सोने की ज्वेलरी सेट को तो देख, कितना भारी और सुंदर है। ऐसा लग रहा है किसी रानी महारानी का हो। इसकी कीमत तो लाखों में होगी। हाँ शारदा जी, सही कहा। ये सोने का नेकलेस और सोने का नौलखा हार दोनों 24 कैरेट सोना है और अभी तो सोने के दाम भी बढ़े हैं। मम्मी जी, आपको ये सोने का नेकलेस सेट और सोने का नौलखा हार पसंद आया? इन दोनों को भी पैक कर दीजिए और बिल बताइए कितना हुआ। मिताली के लाखों के सोने के हार को एक झटके में पैक कर 2 बोल देने पर सुनार, सेल्स गर्ल और आसपास के लोग और खुद शारदा हैरान हो जाती हैं। बहू, ये सोने का नेकलेस और सोने का नौलखा बहुत महंगा होगा। कितने का है ये? दाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। मिताली के खरीदे सभी सोने की बिलिंग होती है। बहू, 65 लाख रुपए का बिल हुआ। मिताली ऑनलाइन पेमेंट करती है। आप लोग हैरान मत होइए, ये मेरे लिए चिल्लर के बराबर है। मम्मी जी, घर चलिए। मैम, आपको अपनी सास के लिए इतना महंगा सोने का नेकलेस और सोने का हार लिया, खुद के लिए सोने का हार, सोने का कमरबंद और सोने की ब्रेसलेट ली। अपनी देवरानी के लिए भी कुछ ले लीजिए। मेरे देवर जी अभी तक मेरे लिए देवरानी लाए ही नहीं है। जिस दिन देवरानी आएगी उस दिन तुम्हारी ज्वेलरी शॉप छोटी पड़ जाएगी। सोने की शॉपिंग करने के बाद मिताली और शारदा अपने घर चली जाती हैं। मम्मी जी, आज तो सोने की खरीदारी में मैं बहुत थक गई हूँ। बहू, तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। शारदा किचन से एक गिलास पानी लाकर मिताली को देती है। तभी गंगा देवी कहती हैं, क्यों शारदा बहू, बड़ी खुश लग रही है। तेरी बहू ने फिर तुझे कुछ खरीद कर दिया है क्या? मम्मी बताओ ना, भाभी ने इस बार तुम्हारे लिए कौन सी सोने की चीज खरीदी है? माँ जी, ये देखिए, मेरी बहू ने सोने का नौलखा हार और एक सोने का नेकलेस सेट दिलाया है मुझे। अच्छा शारदा बहू, तो इस बार तो सोने के हार और नेकलेस में बिक गई है। माँ जी, ये आप मुझसे कैसे बातें कर रही हैं? मेरी बहू ने मुझे सोने की चीज दी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बिक गई हूँ या बहू ने मुझे खरीद लिया है। अच्छा, तो तू ऐसे ही अपनी बहू को पानी पिला रही है? तो उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में मुझे तो कभी इस तरह पानी नहीं पूछा। शारदा बहू, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तेरे लालची स्वभाव को। अच्छा लगता है तुझे अमीर घर की लड़की को अपनी बहू बनाकर उससे सोने के महंगे गिफ्ट लेना। गंगा देवी के ताने से शारदा मुंह बनाकर अपने रूम में चली जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पूरे परिवार को शादी में जाना होता है। तब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी मिताली, ये सोने का हार मेरे ऊपर कितना अच्छा लग रहा है। मिताली, और कितने सोने के गहने पहनोगी? अरे बस करो, चलती फिरती सोने की दुकान लग रही हो। मेरे सोने के गहने हैं, जितने मन करेगा उतने पहनूंगी। वहीं दूसरी तरफ मिश्रा जी की बेटी की शादी में लोग उनकी बेटी से ज्यादा मुझे देखेंगे। मैं इतना महंगा सोने का नेकलेस जो पहना है। इसी तरह तैयार होकर पूरा परिवार शादी में आता है। शादी में मिताली और शारदा के सोने के हार सबका ध्यान अपनी तरफ खींच। शारदा दीदी, ये सोने का नेकलेस तो आपके ऊपर बड़ा जच रहा है। मेरी बहू ने इतना महंगा सोने का हार दिलाया है, जचेगा ही। वहीं दूसरी तरफ मिताली से कुछ बहुएं, कुछ भी कहो मिताली, तुमने जितने सोने के गहने पहने हैं सब एक से बढ़कर एक हैं और तुम्हारा कमरबंद तो लाजवाब है।
मुझे सोने की जो चीज पसंद आती है मैं तुरंत खरीद लेती हूँ। अभी तो ये डिजाइन लॉन्च ही हुआ था और मैंने खरीद लिया। हमारी भाभी है ही बेस्ट। शादी में सभी बहुएं और सास मिताली और शारदा के सोने के गहनों की तारीफ कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुर्सी पर खड़ी होकर दरवाजे पर फूल लगा रही गरीब कनक को दो लड़के परेशान कर रहे थे। हे भगवान, अभी सभी दरवाजों को सजाना है और मुझसे एक भी दरवाजा नहीं सजा है। अरे जाने मन, तू बोले तो तेरी जगह तेरा काम मैं कर देता हूँ। खुद का काम कर ले पहले, काम चोर। अरे कनक, तू खुद गुलाब है तो क्या शादियों में फूल लगा दिया है? हमारे साथ चल, तुझे फूलों से भर देंगे। लड़कों को कनक को परेशान करते देखकर नवीन आता है। ज्यादा आशिकी सूझ रही है, बुलाओ अभी तुम्हारे मालिक को। ये कौन है? कनक नवीन को देखती है, तभी डगमगाकर कुर्सी से नवीन के ऊपर गिर जाती है। अरे 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 अरे, माफ कीजिएगा, कुर्सी हिल गई थी। दोनों खड़े होते हैं। अरे संभल कर। माफ कीजिएगा, कुर्सी हिल गई थी। अरे पैसे वाला लड़का देखकर कुर्सी हिल गई? हाँ बोल ना, जानबूझकर गिर गई? अरे हम कुछ कहते हैं तो बड़ी सती सावित्री बनती है। अब क्या हुआ? तुम लोग जाते हो यहाँ से या बुलाओ तुम्हारे मालिक को? चलो फूटो यहाँ से। दोनों लड़के अपना काम करने लगते हैं। तभी कनक, मैं जानबूझकर आपके ऊपर नहीं गिरी। अरे आप डर क्यों रही हैं? मैं समझ गया, वैसे आप देखने में अच्छे खानदान की लग रही हैं और यहाँ पर फूल क्यों लगा रही हैं? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं शादियों में छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालती हूँ। बेचारी कितनी बेबस लड़की है। इसी तरह नवीन कनक से बातें करने लगता है और गंगा देवी नवीन को देख रही होती है। शादी पूरी होती है, सभी घर आते हैं। फिर अगले दिन नवीन अपने बेड पर लेटकर खुद से बातें करते हुए कहता है, ये क्या हो गया मुझे? जब भी आंखें बंद कर रहा हूं कनक ही दिख रही है। काश कनक का फोन नंबर ले लिया होता। तभी गंगा देवी आती हैं। बेटा, ये उम्र नंबर लेने की नहीं है, हाथ थामने की है। नवीन घबराकर उठकर बैठ जाता है। अब क्या क्या दादी, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शादी में सब देख रही थी। तो उस लड़की से बड़ी हंस हंस कर बातें कर रहा था। क्यों, पसंद है ना तुझे वो लड़की? सच बोल। हाँ दादी। पूरी शादी में मेरी नजर उस लड़की पर ही बनी हुई थी। बड़ी मेहनती और नेक दिल की लड़की है। चल तेरी माँ और पापा से तेरी शादी की बात करती हूँ। कनक गरीब लड़की है, माँ नहीं मानेगी। मैं तेरी माँ की सासू माँ हूँ। सीधे तरीके से नहीं मानेगी तो मैं भगाकर तेरी शादी करवाऊंगी। दोनों दादी पोता सभी के पास हॉल में आते हैं। सुनो सब कोई, मैंने अपने पोते के लिए एक लड़की पसंद की है। कनक नाम है। माँ तुमने पसंद की है तो अच्छी ही होगी। लड़की के पिता क्या करते हैं? दहेज में कितना सोना देंगे? तूने अपने बेटे को सोने के बदले बेचने के लिए पैदा किया है। एक बेटे को तो बेच दिया, दूसरे को भी बेचेगी क्या? माँ, कनक का इस दुनिया में कोई नहीं है। शादियों में काम करके अपना गुजारा करती है, पर दिल की बहुत अच्छी लड़की है, मुझे बहुत पसंद है। नहीं नहीं, तेरी शादी मैं किसी अमीर घर की लड़की से कराऊंगी। अरे भाग्यवान, एक बेटे की शादी तो तुमने अपनी पसंद से करवाई है, दूसरे को अपनी पसंद की लड़की से शादी करने दो ना। नहीं, हरगिज नहीं। मेरे पोते की शादी कनक से ही होगी। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है। अगले दिन गंगा देवी सुबह सुबह नवीन और जगमोहन के साथ कनक के घर आती है। आप लोग यहाँ? बेटी, मैं अपने पोते के लिए तेरा हाथ मांगने आई हूँ। क्या क्या क्या, क्या कहा आपने? बेटी, हमें और हमारे बेटे को तुम बहुत पसंद हो। हम तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। हाँ कह दे बेटी, तुझे एक परिवार मिल जाएगा और हमें अपनी पसंद की बहू। ठीक है दादी जी। गंगा देवी और जगमोहन एक मंदिर में नवीन और कनक की शादी करवा देते हैं। कहा था ना, भागकर तेरी शादी करवा दूंगी। शादी होने के बाद सभी घर आते हैं। मैं नहीं मानती इस शादी को। आप लोगों ने धोखा दिया है मुझे। अरे अब शादी हो गई है तो मुस्कुराते हुए अपनी छोटी बहू को अपना लो। गरीब देवरानी, इसका मतलब मुफ्त की नौकरानी। इसे तो एक सोने की चेन में ही खरीद लूंगी। मामी जी, देवर जी अपने लिए अपनी पसंद से ही शादी करी है, तो गरीब देवरानी भी चलेगी, मान जाइए आप। शारदा मुंह बनाकर नवीन और कनक का गृह प्रवेश करवाती है। फिर बक्सा खुलवाई रस्म में। बड़ी भाभी आई थी, हमारे लिए इतना कुछ लेकर आई थी, पर छोटी भाभी तो सिर्फ एक बक्सा लेकर आई है। क्या ही होगा इस बक्से में? हम नहीं खोलेंगे ये बक्सा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें भी लालची बना दिया है। बहू का बक्सा खोलो। मैंने अपनी ननद के लिए कपड़े लिए हैं। आप दोनों बक्से खोलिए, इस बक्से में कपड़े हैं।
होंगे कोई सस्ते से सूट सलवार? कृतिका और ऋतिक मुंह बनाकर बक्सा खोलते हैं। बक्से में कनक के 2-3 जोड़ी कपड़े और उसके माता पिता की तस्वीर और ऋतिक कृतिका के लिए एक एक जोड़ी कपड़े होते हैं। ये कपड़े तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे। अब तुम दोनों अपनी भाभी को कमरे में पहुंचाओ। सोने के कंगन होती तो भी जरूर जाती, हम लोग पहुंचाने इनको। भाभी आप खुद ही चली जाइए। तुम मेरे साथ चलो। नवीन कनक और कनक का बक्सा लेकर अपने कमरे में आता है। कनक, मेरी बहनों की बात का बुरा मत मानना, तुम बस मम्मी का दिल जीत लो। मम्मी तुमसे खुश हो जाएंगी तो वो भी तुमसे खुश हो जाएंगी। मैं माँ जी का दिल जीतने की पूरी कोशिश करूँ। नवीन और कनक थोड़ी बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह कनक रसोई में। अपनी पहली रसोई में इतना जबरदस्त खाना बनाऊंगी, माँ जी तो खुशी हो जाएंगी। कनक सबके जागने से पहले ही सभी के लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर देती है और घर की साफ सफाई भी कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ मिताली सो रही होती है। मिताली, कम से कम मुझे कॉफी तो दे दो। मैं कॉफी मशीन हूँ जो तुम्हें कॉफी दे दो? मैं कल पार्लर में बहुत थक गई थी। हे भगवान, ये औरत पार्लर में बैठकर थक जाती है। अभिषेक अपने कमरे में बाहर आता है। डाइनिंग टेबल पर सभी बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। अरे, इतनी सुबह नाश्ता किसने बना दिया? तेरी बीवी तो बनाएगी नहीं और वो सो रही होगी, तो तेरी बीवी की देवरानी ने बनाया है। जी, ये आपकी कॉफी, वो मैंने आपकी आवाज सुन ली थी। थैंक यू। एक कप अपनी जिठानी को भी दे दो। ऐसे थैंक यू कहने की क्या जरूरत है? एक सोने का कंगन तक नहीं लाई है और घर के काम तो करेगी ही ना। सभी नाश्ता करते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं कनक कॉफी लेकर अपनी जिठानी के पास आती है। जिठानी जी उठिए, आपकी कॉफी। मिताली उठकर बैठती है और कॉफी पीते हुए। वाह, मेरी गरीब देवरानी कॉफी तो बहुत अच्छी बनाई है। आज से रोज सुबह इसी टाइम पर मुझे कॉफी दे जाना। जी ठीक है जिठानी जी। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। कनक अपने परिवार का दिल जीतने के लिए घर का सारा काम करने लगती है। ऐसे एक दिन कनक कपड़े धो रही होती है। तब कनक, तुम अपने कपड़े धो रही हो ना, तो जरा मेरे कपड़े भी धो दो प्लीज। धो दूंगी जिठानी जी। तभी शारदा ढेर सारे कपड़े लेकर आती है। ले, इन कपड़ों को भी धो दे साथ में। माँ जी, इतने सारे कपड़े मैं अकेले कैसे धोऊंगी? वॉशिंग मशीन में धो देती हूँ। तुझे पाल रही हूँ, ये क्या कम है? अब मैं वॉशिंग मशीन का बिल भी भरूं? सारे कपड़े हाथ से धोना। फिर शारदा और मिताली चली जाती हैं और कनक कपड़े धोने लगती है। 2 घंटे लगातार कनक सारे कपड़े धो लेती है और कपड़ों को छत पर सूखने के लिए डाल देती है। आज तो हड्डी पसलियां सब एक हो गई, अब मुझसे कुछ काम नहीं होगा। तभी मिताली और शारदा आती हैं। मिताली बहू, बता दे इसे तेरी किट्टी पार्टी में क्या क्या बनना है। चाय, समोसा, सबके लिए नमकीन और फ्रेंच फ्राइज। सुन लिया ना, शाम को 4 बजे तेरी जिठानी के कुछ दोस्त आएंगे किट्टी पार्टी करने। उनके आने से पहले ये सारा खाना बना देना। मिताली बहू का कमरा भी साफ कर देना। आप फिक्र मत कीजिए जिठानी जी, मैं सब काम कर दूंगी। दिन भर की थकान होने के बाद भी कनक किचन में मिताली का बताया सारा खाना तैयार करती है और फिर उसके पूरे कमरे में झाड़ू मारती है। तभी मिताली की दोस्तें आती हैं। अरे मिताली, ये लड़की कौन है? तेरी देवरानी है ना? क्या तेरी देवरानी के पास एक भी सोने का गहना नहीं है? ये मेरी देवरानी नहीं, हमारे घर की नौकरानी है। जाओ, सबके लिए नाश्ता लेकर आओ। कनक किचन में आती है। जिठानी जी ने मुझे नौकरानी क्यों कहा? क्योंकि तू नौकरानी ही है, और खबरदार उनके सामने कुछ कहा तो। कनक नाश्ता लेकर मिताली के कमरे में आती है। मिताली अपने सोने के गहने अपने दोस्तों को दिखा रही होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? निकलो मेरे कमरे से। कनक उदास चेहरा लिए मिताली के कमरे से बाहर आ जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। कनक देवरानी से अपनी जेठानी की नौकरानी बन जाती है। और फिर एक दिन, हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी वाइफ जी। हैप्पी बर्थडे कनक। आपको याद था मेरा जन्मदिन? याद भी है, और तुम्हारे लिए गिफ्ट भी ले आया हूँ। नवीन कनक को गिफ्ट में सोने का हार देता है। सोने का हार? अरे, तुम्हारा खाली गला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तुम ये हार पहनो। ओके बाय। नवीन कनक को सोने का हार देकर चला जाता है। तभी शारदा और मिताली कमरे में आती है। अच्छा, तो ये तेरी प्लानिंग है, मेरे बेटे को लूटना चाहती है। ला दे इधर। शारदा कनक को थप्पड़ मारकर सोने का हार ले लेती है। माँ जी, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्या करती है मेरी? तेरी वजह से न जाने मेरा कितने का नुकसान हो गया, और कितनी बड़ी गलती चाहिए तुझे। आप लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? ते जैसी लड़की है उसी के लायक है, इसीलिए। शारदा और मिताली कमरे से चली जाती हैं और कनक अपने माता पिता की तस्वीर लेकर रोने लगती है। माँ, पापा, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर आज आप लोग जिंदा होते तो। तभी कनक का फोन बजता है। कनक फोन उठाती है। क्या मेरी बात कनक जी से हो रही है? हाँ बोलिए। बेटी, मेरा नाम मिथिलेश है, एक पता लिखो। कनक एड्रेस नोट डाउन करती है।
ये एड्रेस आपने मुझे क्यों दिया है? मेरे पास तुम्हारी एक अमानत है, कल सुबह आकर उसे ले जाओ। अगली सुबह कनक मिथिलेश के दिए पते पर आती है, जो एक पुराना बंगला होता है। दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो कनक को बोलता है, अरे झूठ बोलती है, मालिक किसी को मिलने नहीं बुलाते हैं। आपके मालिक ने ही मुझे यहाँ बुलाया है। तभी बंगले की खिड़की से मिथिलेश, अरे बहादुर, आने दो उन्हें। कनक मिथिलेश के वर्क रूम में आती है। दोनों आमने सामने चेयर पर बैठे हुए होते हैं और एक फाइल सामने रखी होती है। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर आपके पास मेरी कौन सी अमानत है? बेटी, मैं तुम्हारे नाना का दोस्त और वकील हूँ। मेरे नाना कहाँ है वो? मेरी माँ ने तो मुझे कभी नाना के बारे में कुछ बताया ही नहीं। वो इसीलिए बेटी, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे नाना के खिलाफ जाकर तुम्हारे पापा से शादी की थी। तुम्हारे नाना इस शहर के सबसे बड़े रईस थे। वह यूं था कि पिताजी, मुझे आपकी संपत्ति का कोई लालच नहीं है। मैं योगेंद्र को बहुत पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। कुसुम बेटी, यही योगेंद्र हमारे घर का माली है। अगर तुम इस माली से शादी करोगी तो समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मालिक, मुझे आपके पैसों का कोई लालच नहीं है। मैं कुसुम को बहुत खुश रखूंगा, मेरा यकीन कीजिए। कुसुम, अगर तुमने इस माली से शादी की तो मैं समझूंगा मेरी कोई बेटी ही नहीं थी। फिर माँ ने क्या किया? तुम्हारी माँ ने योगेंद्र को चुना और उससे शादी करके अपना घर बसा लिया, और इस सदमे से तुम्हारी नाना की तबीयत खराब हो गई और तुम्हारी माँ उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए उनकी आखिरी सांसों में सिर्फ मैं उनके साथ था। तभी मैं तुम्हारे पैदा होने की खबर मिली और अपनी आखिरी सांसों में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी। मैं ये बात तुम्हारे माता पिता को बताता इससे पहले ही वो भी इस दुनिया से चल बसे। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम मुझे नहीं मिली, पर कल तुम्हारी वसीयत में च्योर हो गई और तुम्हारे आधार कार्ड से मुझे तुम्हारे घर का नंबर मिल गया। मिथिलेश की आंखें भर आती हैं। अपने आंसुओं को पोंछते हुए मिथिलेश वसीयतनामा और एक पुरानी चाबी कनक की तरफ बढ़ाता है। ये क्या है? ये तुम्हारे नाम की गई संपत्ति की डिटेल्स है और ये उनके बंगले की चाबी। चलो, मैं तुम्हारे उनके बंगले में लेकर चलता हूं। कनक मिथिलेश की गाड़ी में बैठकर अपने नाना के घर की तरफ जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल में माँ, कनक तुमसे परेशान होकर घर से चली गई या फिर तुमने ही उसे घर से निकाल दिया? अच्छा है ना बेटा, घर छोड़कर चली गई। अब मैं तेरी किसी अमीर घर की लड़की से शादी करवाऊंगी। जाने दे उस गरीब को। हाँ देवर जी, मैं अपने लिए अमीर देवरानी लाऊंगी। तभी घर के बाहर से आवाज आने लगती है। अरे ये कैसी आवाज है? सभी बाहर आते हैं। कनक अपनी गाड़ी से उतरती है। कनक की साड़ी में सोने से कढ़ाई की गई है और कनक ने ढेर सारे सोने के गहने पहने हुए हैं। तुझ गरीब के पास इतने सारे सोने के गहने कहाँ से आए? मिताली की देवरानी के पास इतना सोना? मिताली की गरीब देवरानी निकली करोड़ के सोने की मालकिन। कनक, ये सब क्या है? ये सारा सोना मेरा है। मैं करोड़ के सोने की मालकिन हूँ। पर कैसे? कनक नितिन को मिथिलेश की बताई सारी बातें बताती है। उसके बाद हुआ यूं कि कनक मिथिलेश के साथ अपने नाना की पुरानी हवेली में आती है। मेरे नाना की इतनी बड़ी हवेली थी? हाँ, और अब ये तुम्हारी है। तभी हवेली की केयरटेकर कस्तूरबा आती है। भैया, ये लड़की कौन है? कस्तूरबा ताई, ये कनक है। कनक बेटी, तो याद है तुझे, जब तू इतनी सी थी तो मेरी गोद में खेला करती थी। आजा आजा, मैं तुझे कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। कस्तूरबा कनक को एक कमरे में ले जाती है जहां उसके माता पिता और उसके बचपन की ढेर सारी फोटोज होती हैं। माँ, पिताजी। कनक भावुक होकर रोने लगती है। तभी उसकी नजर जगपाल के फोटो पर पड़ती है। यही है ना मेरे नाना? हाँ बेटी। मेरे साथ आओ बेटी। मिथिलेश कनक को एक बंद कमरे के पास लाता है। इस कमरे के पीछे क्या है? ये तो एक राज है। मैं तुम्हारे नाना का वफादार था, इसलिए उनके जाने के बाद कभी इस कमरे को नहीं खोला। इस कमरे को खोलने का हक सिर्फ तुम्हारा है। इतना कहकर मिथिलेश नीचे चला जाता है और कनक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। इतना सारा सोना? ये तो सोने का कमरा है। कमरे में सोने के महंगे हार, सोने की मूर्तियां, सोने के फ्लावर पॉट, सोने की अलमारी, सोने की कुर्सियां, टेबल और यहाँ तक कि बेड भी सोने का बना हुआ है। ये सब मेरा है? इतना सारा सोना, इतने सारे सोने के सामान सब मेरे हैं। मेरे तो भाग्य ही पलट गए। कनक कुछ सोने के गहने उठाकर पहनती है। सोने के आईने में मैं तो सोने के गहने पहनकर कितनी सुंदर लग रही हूँ। कनक सोने की अलमारी खोलती है। अलमारी सोने की साड़ियों से भरी होती है। पास में ही एक घड़े में सोने के सिक्के रखे होते हैं। इसी तरह आधे घंटे बाद वो कमरे से बाहर निकलती है और मिथिलेश से, मैं ये खुशखबरी अपने ससुराल वालों को देना चाहती हूँ। मैं अपने ससुराल जा रही हूँ।
ऐसे नहीं बेटी, रुको। बंगले के बाहर 3 गाड़ियां आकर खड़ी होती हैं। आगे पीछे की 2 गाड़ियों में सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। बेटी, इतनी संपत्ति के बाद तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, ये सोचकर तुम्हारे नाना ने सरकार से बात करके पहले ही Z+ सिक्योरिटी मुहैया करवा रखी है। अब से हमेशा तुम इन्हीं के साथ आना जाना करोगी। और फिर मैं यहाँ चली आई। बहुत अच्छा किया बहू, मुझे तेरी कितनी फिक्र हो रही थी। चल अपने ससुराल में। सभी अंदर आते हैं। कनक बहू, तेरे गहने कितने सुंदर हैं। आपको पसंद है माँ जी? कनक अपने गले से एक सोने का हार निकालकर शारदा को पहना देती है। माँ जी, इसे आप रख लीजिए। अरे बड़ी बहू, खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा अपनी देवरानी के लिए पानी ला, बेचारी थक गई होगी। मिताली किचन से पानी लेकर आती है। मामी जी को देवरानी जी की कितनी फिक्र होने लगी। छोटी बहू, तुम थक गई होगी, जाओ अपने कमरे में आराम कर लो। आइए भाभी, मैं आपको कमरे तक पहुंचा देती हूँ। नहीं, आइए भाभी, मैं आपको कमरे तक पहुंचा देती हूँ। मेरे परपोते को उसका कमरा पता है, वो चली जाएगी। कनक अपने कमरे में चली जाती है। मैं करोड़ के सोने की मालकिन क्या बनी? मुझसे नफरत करने वाले मुझे पानी पिला रहे हैं। कनक शारदा के गिरगिटपन को पहचान लेती है। और फिर रात में, अरे देवरानी जी, सिर्फ आराम ही कीजिएगा या कुछ काम भी कीजिएगा? क्या काम करना है जेठानी जी? रात हो गई है, रात का खाना बनाना है, जाओ किचन में। तभी शारदा आती है। नहीं कनक बहू, तुम रहने दो, तुम्हारी जेठानी खाना बना लेगी। मिताली बहू, आज का खाना तुम बनाओगी और सब कुछ कनक बहू की पसंद का बनेगा। मिताली किचन में आकर खाना बनाने लगती है। ये खाना बनाना कितना मुश्किल काम है। मम्मी जी को मैं ही मिली थी क्या खाना बनवाने के लिए? तभी गंगा देवी आती है। तो मिताली बहू, मजा आ रहा है ना? मिताली का मुंह गुस्से से लाल हो जाता है। वहीं कनक की नंदे, सच बताएं भाभी, तो हम हमेशा से आपको ही अपनी भाभी मानते हैं। मिताली भाभी तो बहुत घमंडी है। भाभी, खाना बन गया है, चलिए। कनक अपनी नंदों के साथ डाइनिंग टेबल पर आती है जहां उसकी जेठानी। मैंने खाना बना दिया है, तो मेरा खाना मेरे कमरे में पहुंचा दो। जेठानी जी, आप सबके साथ बैठकर खाना खाइए ना। अरे कनक, तू क्यों घबराती है? तू डाइनिंग टेबल में बैठ। मिताली बहू, तू बाद में खाना खाना, पहले कनक को खाना परोस। मम्मी जी, मैं क्यों इसे खाना परोसूं? जिसे खाना है खुद लेकर खाए। क्यों मिताली बहू, कनक तुझे खाना नहीं परोसती थी? चल जल्दी कनक और सबको खाना परोस कर खिला। मिताली अपनी देवरानी को खाना परोस कर खिलाती है। खाना खाने के बाद सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और फिर अगले दिन, मिताली, कमरे की चादर बहुत गंदी हो गई है, इसे धोकर नई चादर बिछा दो। इतना कहकर अभिषेक अपने ऑफिस चला जाता है। अपने कमरे की चादर और ये खिड़की के पर्दे देवरानी जी को दे देती हूँ, वो धो देंगी। मिताली कनक के कमरे में आती है। कनक, ये लो मेरे कमरे की चादर और पर्दे, इन्हें धो देना। ठीक है जेठानी जी। कनक घर के गंदे कपड़े धोने बैठती है। तभी मिताली को लेकर शारदा आती है। ये क्या कर रही है कनक बहू? तू कपड़े क्यों धोएगी? माँ जी, फिर कौन धोएगा? तेरी जेठानी धोएगी, और कौन धोएगा? मम्मी जी, मैं क्या धोबी हूँ जो कपड़े धोऊंगी? कल से आपने मुझे घर की नौकरानी बना रखा है। क्यों मिताली बहू, जब तू कनक से ये सारे काम करवाती थी तब तो मैं तुझे कुछ नहीं बोलती थी। सुन ले मिताली बहू, आज से घर के सारे काम तू करेगी। कनक बहू एक भी काम को हाथ नहीं लगाएगी। वाह मम्मी जी, क्या गिरगिटपन दिखाया है। बहू, जुबान संभाल कर बात कर। क्या गलत कहा मैंने? आप लालची औरत ही हैं। देवरानी जी के पास सोना आते ही आपका रवैया ही बदल गया। शारदा मिताली को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। आपने मुझ पर हाथ उठाया? मुझे क्या देवरानी जी की तरह अनाथ समझा है आपने? अब देखिए मैं क्या करती हूँ। मिताली तुरंत पुलिस कंप्लेन कर देती है और थोड़ी देर में लेडीज पुलिस घर आ जाती है। बहू के ऊपर हाथ उठाती हो, चलो थाने। मिताली बहू, अपनी सास को माफ कर दो, उसे जेल मत भिजवाओ। ये बात मुझ पर हाथ उठाने से पहले सोचनी चाहिए थी। मुझे इतना सोना दिया और मुझे ही मारती हो। जेठानी जी, माना मम्मी जी से गलती हुई है, पर एक थप्पड़ के लिए उन्हें इस उम्र में जेल मत भिजवाइए। तुम चुप रहो। जेठानी जी, एक थप्पड़ की क्या सजा होगी? कुछ देर में माँ खुद ही छूट कर आ जाएंगी। तब तक आप दोनों के रिश्ते में एक बड़ी दरार आ जाएगी। मिताली बहू, मुझे माफ कर दे। आज से मैं तुझे कोई काम नहीं बोलूंगी, सारा काम मैं करूंगी। कनक के समझाने पर शारदा के माफी मांगने पर मिताली अपना केस वापस ले लेती है और पुलिस वापस चली जाती है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, आप मेरी ग्रीन टी लेकर आइए। मिताली अपने कमरे में चली जाती है। तभी गंगा देवी, शारदा बहू, अब तेरी आंखों से सोने के लालच की पट्टी उतरी कि नहीं? अब तो पहचान कनक बहू को, उसने तुझे बचाया है। कनक बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत अत्याचार किए हैं और अभी भी मैं सिर्फ तेरे सोने के लिए तुझ पर प्यार लुटा रही थी। पर अब मुझे तेरा सोना नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए बहू, सिर्फ तू। तभी दो वकील आते हैं। कनक जी। जी वकील साहब, एक मिनट।
कनक मिथिलेश के लिए कागजात और चाबी लेकर आती है और वकील को देकर कोर्ट के कागजों पर साइन करती है। अब आप अपने सोने की मालकिन नहीं हैं। आपका सारा सोना देश विकास और अनाथ बच्चों को पढ़ाने के काम आएगा। इतना कहकर वकील चले जाते हैं। माँ जी, अब मैं आपकी वही पुरानी गरीब बहू हूँ। बहुत अच्छा किया बहू, ये सोना कभी कभी शनि बन जाता है। मुझे तो ऐसी ही पसंद है। शारदा अपनी गलती का पछतावा करती है और कनक अपने नाना के सारे सोने को दान करके गरीब देवरानी बनकर अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती है।